हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वैदिक पाठशाला। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक, लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, हम लोग लूसेंट की मॉडर्न हिस्ट्री को फॉलो कर रहे हैं। आई होप आपके पास ये किताब होगी, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, चलिए। लैंड रेवेन्यू सिस्टम तीन टाइप के अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस किए और ये इंडिया के अलग अलग कोनों में अलग अलग तरीके से इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे परमानेंट सेटलमेंट के बारे में। इसको हिंदी में स्थायी बंदोबस्त बोलते हैं या इस्तामरारी भी बोला जाता था, इस्तामरारी बंदोबस्त भी बोला जाता था। ठीक है, ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस के तरफ में और कुछ नॉर्थ मद्रास के डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, किसने इम्प्लीमेंट करवाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब? 1793 में। ये चीज़ें आपको रटी हुई होनी चाहिए। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा सबको याद रहता है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि बनारस के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट में और नॉर्दर्न मद्रास में भी, मद्रास के नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम था। ठीक है, किसने किया था इसको अप्रूव? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। साल कौन सा? 1793, ये भी याद होना चाहिए आपको। ठीक है, प्लान किसने किया था पूरा कि किस क्या सेटल, क्या क्या रेवेन्यू लिया जाएगा, कितना लिया जाएगा, ये किसकी प्लानिंग थी? ये थी जॉन शोर की। ठीक है, जॉन शोर की। तो दो नाम याद रखना आपको परमानेंट सेटलमेंट में, कॉर्नवालिस, जॉन शोर, 1793। ठीक, इसमें किया क्या गया कि जमींदार जो थे उनको ओनर्स बना दिया गया लैंड का। ठीक है, पहले क्या होता था, जमींदार जो थे मुगलों के टाइम में क्या करते थे, वो सिर्फ एक ऑफिसर थे। उनका काम था कि रेवेन्यू कलेक्ट करना और स्टेट को देना। लेकिन अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स को एक्चुअली ना जमींदारी सिस्टम समझ में नहीं आई, और उन लोगों ने क्या किया, जैसे फ्यूडलिज्म उनके वहां था, चल रहा था। उनको लगता था कि जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं उन्हीं की लैंड होती थी। तो उनको ये मिसकंसेप्शन हो गया गलती से कि जमींदार की भी अपनी लैंड है, जबकि जमींदार की लैंड नहीं होती थी, सिर्फ वो ऑफिसर्स थे जिनकी ड्यूटी थी रेवेन्यू कलेक्ट करके स्टेट तक पहुंचाना। खैर, जमींदार को यहाँ पे ओनर्स घोषित कर दिया गया और उनको बोला गया कि तुम अब भाई जितना रेवेन्यू कलेक्ट करोगे, ठीक है, चाहे जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट करो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। तुम अपने हिसाब से रेंट भी फिक्स कर लो, जितना चाहो रेवेन्यू ले सकते हो। ठीक, और लेकिन जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करो उसका 10/11 शेयर ब्रिटिशर्स का होगा और 1/11 शेयर खाली जमींदारों का होगा। तो जमींदार बड़ा इस बात से लेकर के एश्योर्ड हो गए कि हाँ भाई, हमारी जमींदारी रहेगी हमेशा, कोई हमसे नहीं छीनेगा, है ना। और काफी पैसा उन्होंने बना लिया, काफी ज्यादा। तो वो लोग अब ज्यादातर क्या थे, जमींदार बड़े बड़े जमींदार हो गए, बहुत सेठ बन गए ये। तो ये लोग क्या करते थे, अब गाँव में रहते ही नहीं थे, शहरों में रहते थे, कलकत्ता वलकत्ता में ही रहा करते थे और ऐश की जिंदगी जीते थे। जो इनके लोग होते थे खाली वही गाँव में रह के जो बेचारे किसान थे उनसे अपना रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, बेरहमी से मारते पीटते उनको, मतलब जो भी सोच सकते हो सब कुछ किया जाता था रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, और बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स को कोई फर्क नहीं पड़ता था, हालांकि इनकी भी छिन जाती थी जमींदारी। कुछ बेचारे मतलब दयावान भी थे, ऐसा नहीं कि सभी थे, 100 में 100 तो खराब नहीं होते, है ना। कुछ अच्छे भी जमींदार थे जो बेचारे जमीन किसानों के हक के लिए भी बोलते थे, कभी उनकी सपोर्ट भी करते थे। तो ऐसे जमींदारों का कई अंग्रेजों ने उनकी जमींदारी भी वापस ले ली, है ना। कई गरीब भी हुए, कईयों का अपना भी मका जो था वो भी बिक गया, कई बड़े हेल्पफुल भी थे। खैर, ये सब चीज़ें आपको जाननी नहीं है, अब वैसे ही रेफरेंस में दे दिया मैंने आपको। ठीक है, ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है लूसेंट की, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्स बड़े अच्छे से दे रखे हैं, एकदम ट्रू फैक्ट दे रखे हैं। आप सिर्फ इन फैक्ट्स को याद रखो, आपके अच्छे काफ़ी सारे एग्जाम अच्छे आप पास कर सकते हो। ठीक है, चलो। सेकंड सिस्टम जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो था रेवतवाड़ी सिस्टम। रेवतवाड़ी सिस्टम कहाँ लाया गया? बॉम्बे में और मद्रास के एरिया में। देखो, बॉम्बे अगर बोला जाता है ना तो वो आज का बॉम्बे नहीं, बॉम्बे मतलब पूरा महाराष्ट्र और साथ में गुजरात भी था। ठीक है, वो बॉम्बे बोला जाता था एरिया। तो बॉम्बे का एरिया और मद्रास का एरिया आपका साउथ इंडिया बोला जाता था। ठीक है, जो ज़्यादातर तमिलनाडु हुआ, कर्नाटका हुआ, हाँ, आंध्रा वगैरह, ये पूरा मद्रास में आता था पहले। तो यहाँ पे कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1820 में इंट्रोड्यूस हुआ। और उस समय कौन था गवर्नर ऑफ मद्रास? थॉमस मोनरो। ठीक, और
इसको रिकमेंड किसने किया था रौतवाड़ी सिस्टम को साउथ इंडिया में? चार्ल्स रीड ने। यहाँ भी आपको दो नाम याद रखने हैं रौतवाड़ी सिस्टम के साथ, थॉमस मुनरो और चार्ल्स रीड। ठीक है। इसमें क्या किया गया था कि यहाँ पे कोई बीच में नहीं था, कोई जमींदार वमींदार नहीं था। यहाँ पे गवर्नमेंट थी और डायरेक्ट कल्टीवेटर था, किसान था, डायरेक्ट उसी से लिया जाता था टैक्स। और उसको साउथ में बोलते थे रेयत बोला जाता था। ठीक है, तो इससे निकला ये रेयतवाड़ी सिस्टम। ठीक। यहाँ पे रेवेन्यू को फिक्स कर दिया गया 30 साल के लिए। ठीक। बट ये डिपेंड करता था कि कहाँ पे कितना, अलग अलग जगह पे अलग अलग रेवेन्यू था, डिपेंडिंग ऑन क्वालिटी ऑफ सॉइल, नेचर ऑफ क्रॉप। क्योंकि देखो साउथ इंडिया में ना बहुत ही वेरिड आपकी वो है क्वालिटी ऑफ सॉइल। हाँ, कहीं पे अलग सॉइल है, दूसरी जगह पे अलग सॉइल है, तो प्रोडक्टिविटी उसी हिसाब से अलग अलग है। हाँ, हर जगह की। नॉर्थ इंडिया जैसे एल्यूवल सॉइल मैक्सिमम जगह पे नहीं है, वहाँ पे अलग अलग सॉइल है, कहीं पे ब्लैक सॉइल है, कहीं पे रेड सॉइल है, कहीं पे लेटराइट सॉइल भी है। तो इस तरीके से ना अलग अलग जगह पे अलग अलग थोड़ा सा रेंट था। ठीक। और रेवतवाड़ी सिस्टम में जो रेंट कलेक्शन का मेथड निकाला गया, वो किस पे बेस्ड था? ये साइंटिफिक रेंट थ्योरी ऑफ रिकार्डो पे बेस्ड था रेवतवाड़ी सिस्टम। ये आपको याद रखना है, किस पे बेस्ड था? साइंटिफिक रेंट थ्योरी ऑफ रिकार्डो। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि साइंटिफिक रेंट थ्योरी ऑफ रिकार्डो पे कौन सा सिस्टम था, रेवतवाड़ी था, परमानेंट था, या फिर आपका महलवाड़ी सिस्टम था? तो आपको पता होना चाहिए। ठीक। यहाँ पे कल्टीवेटर्स की जो सिचुएशन थी काफी सिक्योर थी, क्योंकि देखो यहाँ पे आपका रेंट को बढ़ाया नहीं जा रहा 30 साल तक, है ना कहीं फिक्स कर दिया गया। तो अब अगर कल्टीवेशन ज्यादा भी होता है तो एक तरीके से उनको एडवांटेज था कि देना उतना ही है, आपको बच जाता था थोड़ा बहुत, है ना। बट होता क्या था कि रेवेन्यू का कलेक्शन का सिस्टम बहुत रिजिड था। मतलब अगर 500 रुपए बन रहे हैं तो 500 देने ही पड़ेंगे आपको, चाहे कुछ भी करके दो। साउथ इंडिया में क्या होता है, साउथ इंडिया में ना जो लैंड मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे माउंटेनियस लैंड है, प्लेट्यू रीजन है ना, डेक्कन प्लेटू आप जानते हो ना। तो प्लेटू सॉइल ज्यादा है वहाँ पे। तो उस वजह से क्या होता है वहाँ पे ना पानी ठहरता नहीं है सॉइल में और सीधा बह जाता है। तो वहाँ पे अगर बारिश नहीं हुई तो रिजर्वायर्स वगैरह उतने नहीं थे तब। और ज़्यादातर वहाँ लिफ्ट इरिगेशन पे ही डिपेंडेंसी है, और लिफ्ट इरिगेशन मतलब टैंक इरिगेशन वगैरह से ही है वहाँ होती थी, इरिगेशन होती है आज भी। लेकिन अगर मान लो बारिश वारिश नहीं होती ना तो बहुत भयंकर सूखा पड़ जाता है वहाँ पे। आप जानते हो कि नागपुर के आसपास का एरिया वाटर रिच कभी भी नहीं रहा, है ना। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ आप देखो, ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट है, वहाँ तो खूब बारिश होती है, लेकिन बीच का जो एरिया हो जाता है ना कहीं वाटर डेफिशिएंट टाइप में है इंडिया का, सेंट्रल इंडिया। क्योंकि वहाँ तक माउंटेन जो आपका क्लाउड्स है वो पहुँच ही नहीं पाते, तो काफ़ी डेफिशिएंट रहता है वो पानी। अब तो खैर ट्रेन से पानी जाता है उस एरिया में, नागपुर के आसपास के एरिया में। पहले तो सोचो क्या बुरा हाल था। हुँ? तो क्या होता था कि बारिश अगर मान लो नहीं हुई किसी वजह से, या कम बारिश हुई, तो फसल नहीं हो पाई उतनी जितना रेवेन्यू देना है। तो वहाँ ये नहीं था कि हाँ भाई लिबरल नहीं था कोई भी, देना है तो मतलब देना ही देना होगा आपको। ठीक है, नहीं तो आपकी जमीन छीन ले ली जाएगी गवर्नमेंट की। ठीक है। तो उस वजह से क्या होता था कि बेचारों को मनी लेंडर से उधार लेना पड़ता था। ठीक। मनी लेंडर से उधार लेकर के फिर वो चुकाते थे, तो वो कहीं ना कहीं पिस गए थे अब। ठीक है। मनी लेंडरों के चक्कर में फंस जाते थे। आप जानते ही हो ब्याज का चक्कर कितना गंदा होता है, कि अगर आप किसी से ब्याज पे पैसा ले लो तो कितने मुश्किल हो जाता है। तो और धीरे धीरे कहीं ना कहीं साउथ इंडिया में क्या हो रहा था, गवर्नमेंट खुद ही बड़ी जमींदार टाइप में बन गई थी, है ना। वो क्या कर रहे थे, अब कई लोग नहीं चुका पाते थे। मान लो एक बार मनी लेंडर से पैसा ले लिया ब्याज पे, 2 बार ले लिया, 3 बार ले लिया, फिर धीरे धीरे वो नहीं ले पाते थे। वो फिर वो जमीन मनी लेंडर कब्जा कर लेता था उस पर, है ना। और मनी लेंडर से कौन ले लेती थी? गवर्नमेंट ले लेती थी वो जमीन। तो एक तरीके से साउथ इंडिया में तो गवर्नमेंट ही खुद बड़ी जमींदार बन गई थी, है ना। और वो लोग क्या करने लग गए थे, अब रेवेन्यू बढ़ाने लग गए थे। कहने के लिए पहले 30 साल का ही था, लेकिन अब वो क्या करते थे, अपनी मर्जी से रेवेन्यू बढ़ाते थे। और गरीब बेचारे क्या करते हैं, बस जो भाई कुछ कुछ तो मिलेगा, बस वो वाली बात थी। जैसे तैसे मतलब जीवन गुजर कर रहे थे अपना, बहुत ही मुश्किल, मतलब एक्सट्रीम कंडीशन, इतनी इतनी ज्यादा पॉवर्टी जिसका मतलब बयान करना भी मुश्किल है ना। एक रोटी खा के बड़ी
मुश्किल से जिंदा रह रहे हैं, एक रोटी दो रोटी खा के बड़ी मुश्किल से जिंदा रहे वो लोग बेचारे। और मतलब सोच के दिल कांप जाता है, इतनी गरीबी। ठीक है, अंग्रेजों को जरा भी उन पे मर्जी नहीं आती थी। फिर तीसरा सिस्टम उन्होंने जो डेवलप किया वो था महलवाड़ी सिस्टम। ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ, ये थोड़ा इन सबसे अलग था। ये आपका इम्प्लीमेंट हुआ गंगा वैली में, ठीक, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पार्ट में, सेंट्रल इंडिया में और पंजाब के एरिया में। गंगा वैली आपका ये वेस्टर्न यूपी वगैरह का जो एरिया है वहां पे, ठीक है। यहाँ पे क्या इन्होंने किया कि रेवेन्यू कलेक्ट करने का सिस्टम इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले तो साइंटिफिकली पूरा एरिया को स्टडी किया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, हाँ, पहले हर गांव से हर आदमी से कलेक्ट किया जाता था। अब इन्होंने क्या किया, विलेज के जो बड़े बड़े हेडमैन होते थे, है ना, आप बोल लो कि पंचायत के पंच जो होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांध दी गई, ठीक है। कि 5-6 गांव को मिला करके उनको बोला गया एक महल, ठीक है। कई सारे गांव को, 5-6 नहीं, कई सारे गांव को मिला करके, अब उसमें गिनती नहीं है, उस जमाने में फिक्स कर देते होंगे कि इतने ये गांव इस महल के अंदर आते हैं, है ना। तो उन महल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि कलेक्टिवली एक सर्टेन अमाउंट देना, मान लो 50,000 का रेवेन्यू देना है, तो एक हेडमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो सारे गांव से लेकर के अंग्रेजों को दे दे। अब उसमें वो कैसे कलेक्ट करता है, क्या कलेक्ट करता है नहीं करता है, उससे अंग्रेजों का कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है। और इसमें वो जो था रेवेन्यू अपना, जो रेट ऑफ रेवेन्यू था वो पीरियोडिकली रिवाइज भी करते रहते थे महलवाड़ी सिस्टम में, टाइम टू टाइम, ठीक। तो होप ये तीनों सिस्टम आपको समझ में आ गए हो, आसान थे, बट इसमें जो फैक्ट्स है वो आपको याद रखना है। मैंने बीच में और भी बहुत सारी बातें बोल दी, क्या करें यार, आ जाता है, अगर आपने पढ़ा हुआ हो तो आपके आ ही जाता है, आप नहीं रुक पाते हो, लिमिटेड नहीं बता पाते हो, है ना। चलो, इनका इम्पैक्ट क्या हुआ, कॉलोनियल इम्पैक्ट क्या हुआ रेवेन्यू, ये वाले लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स का हम पे। सबसे पहले तो इसमें क्या हुआ कि मार्केट इकोनॉमी आ गई, है ना। और कस्टमरी जो एक राइट्स था किसानों का, वो तो खत्म ही कर दिया गया, है ना। क्या हुआ, अब अब पहले क्या होता था, जो बोया गया उसी में से कुछ दे दिया जाता था। अब अंग्रेजों ने क्या कर दिया, सिर्फ कैश में डील करते थे, ठीक है। अब जब कैश में डील करने लग गए तो मनी लैंडिंग सिस्टम भी आ गया, लॉन्ड्रिंग नहीं, मनी लैंडिंग, ठीक है। मनी लैंडिंग सिस्टम आ गया, बीच में सूदखोर लोग आ गए, है ना, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, सोसाइटी में बहुत ज्यादा ऊंच नीच हो गई, कुछ बहुत अमीर हो गए, कुछ बहुत ही ज्यादा गरीब हो गए। जो अमीर थे वो क्या करते थे, अपने आप को बचाने के लिए कोर्ट्स का सहारा ले लेते थे। गरीब तो बेचारा खाएगा क्या, कोर्ट में कहा जाएगा, वो वाला हाल था। आज भी वही है, कुछ बदला नहीं खास। फिर क्या होता था, फोर्सिबल, जो किसान थे उनको फोर्सिबली कॉमर्शियल क्रॉप लगाने को बोला जाता था, है ना। जैसे शुगर केन हुआ, कॉटन हुआ, हाँ, इंडिगो हुआ, ये सब क्रॉप्स जबरदस्ती फोर्स किया जाता था अंग्रेजों द्वारा, या फिर मनी लैंडर्स के द्वारा, जमींदार्स के द्वारा, क्योंकि वो अपना कमाई कर लेते थे उससे काफी अच्छा बेच करके। लेकिन बेचारे जो किसान गरीब थे, उनको तो खाना खाना था, तो वो क्या करते थे। और ऐसा भी नहीं था कि ये जो कैश क्रॉप्स वो बेचारे अपने खेतों में लगा रहे हैं, मेहनत करके उगा रहे हैं, उसके बदले में उनको बहुत अच्छा पैसा मिल जाए, वो उनको बहुत कम पैसे पे देते थे। मान लो 1,000 रुपए में बिकना है बाजार में, मार्केट में आगे जाके वो 1,000 में बेच रहे, तो इनको तो 100 ही रुपए देते थे वो, ठीक है। तो ये बेचारे क्या करते थे, अब इनको खाना खाने के लिए तो खरीदना ही पड़ेगा फूड, तो वो फूड उल्टा महंगा हो गया था, क्योंकि अब देखो कोई चीज़ की कमी होगी मार्केट में तो उसका रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नेचुरल है ना। तो फूड क्रॉप्स के रेट बहुत हाई होते थे और इनकी कमाई बहुत कम होती थी, ठीक। इससे क्या हुआ, इंडियन विलेज सिस्टम पूरा एकदम, जो बेचारा पहले इंडियन विलेज सेल्फ सफिशिएंट होते थे, है ना, अब बहुत ज़्यादा वो अनस्टेबल हो गए और रूरल सोसाइटी बुरी तरीके से बिखर रही थी। ज़्यादातर लोगों तो को ये हालात हो गए थे साउथ इंडिया में, खास करके महलवाड़ी सिस्टम वगैरह में, नहीं महलवाड़ी नहीं, सॉरी, रेतवाड़ी सिस्टम वगैरह में, कि लोगों ने अपने गांव के गांव छोड़ के चले गए थे, ठीक है। लोगों की खेती खेती के लिए जो जमीनें थी ना, लोगों ने खेती करना बंद कर दिया था, ठीक है। बिल्कुल ही खेती करना बंद कर दिया था लोगों ने,
कि जो वो उगाते थे उठा करके ले जाते थे अंग्रेज, या फिर उनको जो भी वो अ, कमा के, कुछ भी अगर मान लो फसल अच्छी भी हुई तो बेचारे वो सूद वालों को पैसा दे करके देने में चला जाता था सारा पैसा। तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं आता था, तो उन्होंने क्या किया, मतलब अपनी जमीनों को परती कर दिया, छोड़ दिया बिल्कुल, किसी करते ही नहीं थे, कुछ भी नहीं करते थे उसमें, और गांव के गांव छोड़ के लोग चले गए। साउथ इंडिया में बहुत ही ज्यादा भयंकर तरीके से रहा एक्सप्लॉयटेशन। नॉर्थ में भी वैसे ही था, नॉर्थ में कौन सा कम था। तो ये था आपका पूरा रेवेन्यू सिस्टम। होप आपको पूरा समझ आ गया हो, कोई डाउट नहीं रहा हो। कुछ डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट करें, हम अप्रिशिएट करेंगे और आपके डाउट्स को क्लियर भी करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई आपका रिकमेंडेशन हो, आप कुछ चेंजेस चाहते हैं कि हाँ हम ऐसा कुछ करें, तो आप प्लीज़ मेंशन करें, हम उस पर भी जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।